नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। रूस यूक्रेन संग्राम के बीच एक मसला जो हिंदुस्तान में सुर्खियां बटोर रहा है वो है यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले छात्र और भारतीय नागरिकों के वहां फंसे होने का। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने की मुहिम लगातार जारी है। एक अनुमान के मुताबिक वहां सभी भारतीय नागरिकों की तादाद 20,000 के आसपास बताई जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर संख्या उन छात्रों की है जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हैं। पर बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी तादाद में भारतीय छात्रों को यूक्रेन जाने की जरूरत क्यों पड़ी, उन्हें मेडिकल की पढ़ाई भारत से बाहर जाकर क्यों करनी पड़ रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा तो देशवासियों को पता चला कि करीब 20,000 भारतीय हैं। इनमें से अधिकांश वो हैं जो चिकित्सा शिक्षा लेने के लिए वहां गए हैं और अलग अलग स्तरों पर अभी पढ़ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन अकेला देश नहीं है जहां भारतीय छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं। चीन, रूस, किर्गिस्तान, फिलीपींस और कजाकिस्तान जैसे देश भी हैं जहां भारतीय छात्र छात्राएं मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाते हैं। हालांकि एनबीए के आंकड़ों से ही एक दिलचस्प जानकारी यह भी सामने आती है कि विदेश से डिग्री लेने वाले ज्यादातर छात्र छात्राएं भारत में फिर भी अयोग्य सिद्ध होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि बीते 5 सालों में विदेश से पढ़कर आए औसतन महज 15.82% छात्र छात्राएं ही एफएमजी से पास हो सके। साल 2020 में चीन से पढ़कर आए 13%, यूक्रेन से लौटे 16% और ये परीक्षार्थी एफएमजी परीक्षा पास कर सके। अन्य देशों की भी लगभग यही हालात है। वही फिलीपींस की स्थिति बेहतर है। वहां से पढ़कर आने वाले करीब 50% छात्र छात्राओं ने 2019 में और 33% से ज्यादा छात्रों ने 2020 में एफएमजी पास की। इसलिए पढ़ाई के लिए फिलीपींस जाने वालों की संख्या भी 2015 से 10 गुना तक बढ़ी है। रूस यूक्रेन वॉर ने भारतीय शिक्षा पद्धति पर कुछ सवाल खड़े किए हैं, उन पर आज बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं। भारत में फिलहाल एमबीबीएस की करीब 83,000 सीटें हैं। 2021 की नीट परीक्षा में 16 लाख बच्चों ने करीब रजिस्ट्रेशन कराया। एक सीट के लिए 19 बच्चों की एक दूसरे से प्रतिस्पर्धारी कंपटीशन रहा। यूक्रेन और रूस में नीट में पास होने पर एडमिशन मिल जाता है, लेकिन भारत में नीट में पास होने के बाद दाखिले की गारंटी नहीं है। कम सीट होने की वजह से कट ऑफ मार्क्स काफी ज्यादा होता है। विदेश में भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तुलना में पढ़ना सस्ता है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई की फीस 20 से 25 लाख रुपए के आसपास बताई जाती है, तो वही भारत में 60 से 70 लाख रुपए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है कम से कम। और भारत में फिलहाल एमबीबीएस की बात हम कर रहे हैं, 83,000 सीटें हैं। इसके अलावा कुछ और भी ग्राफिक्स है, उन पर नजर डालेंगे। इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें जो हम एफएमजी परीक्षा के बारे में है वो भी जरा नजर डालेंगे। आपको बताएंगे कि लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उन पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बड़े सवाल है, उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विदेशी पढ़ाई शौक या मजबूरी जिसके चलते बाहर जाना पड़ता है, स्वदेशी संसाधन पूरे या अधूरे, बहुत बड़ा सवाल है। और सिस्टम मौन, इसका जिम्मेदार कौन? आखिर हिंदुस्तान के इतनी बड़ी तादाद में छात्रों को बाहर पढ़ाई करने के लिए क्यों जाना पड़ता है? इसके पीछे हमारा सिस्टम कितना कारगर काम करता है, या फिर सिस्टम की ये लचर व्यवस्था के चलते आज ऐसे हालात हो गए हैं? और आज हम सवाल आपका, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आपको जानकारी दें कि आपका अपना कार्यक्रम है और आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को विदेश में पढ़ने जाने की जरूरत क्यों पड़ती है, वो आप सवाल इस कार्यक्रम के जरिए, मंच के जरिए कर सकते हैं। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। तो आज इसी मसले पर चर्चा, मेरे साथ एक खास मेहमान अभी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सतपाल हैं, फिजियोलॉजी प्रोफेसर, पीजीआईएमएस रोहतक। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। डॉक्टर साहब, पहले यही जानने की कोशिश आपसे हम करेंगे कि जो इस वक्त रूस यूक्रेन के बीच जो तनाव बना हुआ है, युद्ध जहां इस वक्त हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ा संकट वो ये है कि भारतीय छात्रों को, भारतीय नागरिकों को वहां से कैसे निकाला जाए। लेकिन भारतीय छात्रों को वहां पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी इतनी बड़ी तादाद में? ये मजबूरी उनकी है या फिर शौकिया तौर पर बच्चों को वहां जाना पड़ रहा है, खासकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए?
चलिए, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है उनकी आवाज मुझ तक पहुंचने की। डॉक्टर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी। जी जी जी। सवाल मेरा सुना डॉक्टर साहब शमशेर आपने जी कि ये शौकिया तौर पर जी। बच्चे यूक्रेन गए हैं या फिर उनकी बहुत बड़ी मजबूरी जिसके चलते उन्हें यूक्रेन में पढ़ाई करनी पड़ रही है, खासकर मेडिकल की बात हम करना चाहेंगे। शमशेर जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। जी नमस्कार सर। और आपके चैनल के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करूंगा हमारे पीआर ऑफिस को, जिन्होंने मुझे आज आपके साथ बोलने का और बात करने का, अपनी बात रखने का मौका दिया। जी। जहां तक इस बात का सवाल है कि मजबूरी है या शौक है, हम्म। इससे पहले हमें इस तह में जाना पड़ेगा कि वहां जाने के लिए आतुर क्यों हैं हम। हम्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि वहां जाने का हमारा तरीका क्या है। जी। यहाँ एडमिशन लेने के लिए अभी अभी मैं आपका प्रीव्यू देख रहा था, तो आपने बताया कि एक सीट के लिए 19 बच्चे आपस में परीक्षा दे रहे हैं, जो एक दूसरे के प्रति कंपटीशन में खड़े हैं। हम्म। वहां जाने के लिए, वहां पर एडमिशन लेने के लिए इस तरीके की कोई प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया नहीं है। हर हम्म। किसी की अपनी अपनी प्रक्रिया अपना रखी है उन्होंने। जी। हर कोई आज के टाइम, हर कोई बच्चा बच्चा हमारे जो विकासशील देश है, इसके अंदर बच्चों की मन की बात तो बहुत कम ही सुनी जाती है। हम्म। उनके ऊपर थोपा जाता है हम्म। अभिभावकों को द्वारा अपनी इच्छा को। जी। उस इच्छा के तहत उनको भेजा जाता है। हम्म। हो सकता है कुछ बच्चे अपनी अपनी खुद की भी भावना व्यक्त करते हो कि हमें बाहर जाना है, पढ़ना है। हम्म। तो इस तरीके से ना ये शौक है हम्म। और ना मैं ये कहता हूं मजबूरी है। जी। ये अभिभावकों का एक तरीके का दबाव है हम्म। ज्यादातर बच्चों पर, जिसके लिए बाहर वो पढ़ने के लिए जाते हैं। जी। हम्म। डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा। बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अगर यही काम तो हिंदुस्तान में बच्चे कर लें। चलिए, इस बीच मेरे साथ आशीष मान जी भी जुड़ गए हैं, शिक्षाविद हैं। मान साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मान साहब, आपके पास आऊँगा उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं डॉक्टर सतपाल से पूछना चाहूँगा। डॉक्टर सतपाल, ये जो फीस को लेकर बात होती है भारतीय मेडिकल कॉलेज में, हिंदुस्तान के जो मेडिकल कॉलेज हैं, खासकर प्राइवेट की बात मैं करूँगा, वहाँ के, और चाहे यूक्रेन है, चाइना है, फिलीपींस है, वहाँ छात्र पढ़ने जाते हैं, उसके अंतर को ज़रा थोड़ा सा आप समझाएं कि ये क्या फ़र्क है और उसके चलते क्यों छात्रों को इस तरह से अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में जाना पड़ता है। इसके लिए शमशेर जी मैं कहूंगा कि ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि हमारे यहाँ शिक्षा महंगी है, बाहर शिक्षा सस्ती है। जी। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। जी। जी। उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे तो, हम्म। जो हमारा सरकारी सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, हम्म। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, ये खुली तरीके से, पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जाता है एनएमसी के द्वारा। जी। जो भारतीय आयुर्विज्ञान आयोग है, वो उसको नियंत्रित करता है। और हमें कैसी शिक्षा चाहिए, उस शिक्षा के लिए नियम बनाए जाते हैं। उस नियम के तहत हमारे देश में भी प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं। उनका अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखें तो बाहर के फीस स्ट्रक्चर से सस्ता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी संस्थान का, क्योंकि नाम लेने से विषय कहीं और चला जाएगा। और हमने खुद कंपेयर किया, जिसमें पाया कि हमारे यहाँ शिक्षा सस्ती है। जी। एक बच्चा जो रसिया से करके आता है, वहां की फीस जो है, ज्यादातर हम देखें, अगर कैलकुलेट करें तो 28 से 30 लाख रुपए सालाना पड़ती है। वही बच्चा बाहर से करके आता है, चाइना से करके आता है, तो उसकी 25 लाख के आसपास पड़ती है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इसके आसपास अगर देखें तो वहां पर हम देखें 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा है। पर जो आजकल न्यूज चैनलों पर जो नाम लिया जा रहा है एक देश का, वहां पर भी 40 से लेकर 50 लाख का खर्चा आता है। जी। ये वो खर्चा है जो बच्चे की ट्यूशन फीस, वहां का जो खान पीन का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, ये है। जी। पर उस खर्चे को तो हमने अभी जोड़ा ही नहीं। जो बच्चा कितनी बार वहां साल में आता जाता है,
कोस्ट को, हम पैसों को इस बात पे नहीं माप सकते जो बच्चे ने वहां पर परिवार से दूर रह के, देश से दूर रह के जो जो मानसिक रूप से एक हम कहें कि प्रताड़ित हुआ है और जिस दुख को झेला है, अगर उसको भी कोस्ट में कन्वर्ट करें तो वहां की सीटें हमारे से 3 गुना महंगी हैं। ठीक है, ठीक है, आपके पास आऊंगा डॉक्टर सतपाल, मैं पूछूंगा उसके बाद भी बच्चों का रुझान वहां पर क्यों बढ़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। मान साहब, आपने सुना डॉक्टर सतपाल का ये कहना है कि फीस को लेकर जो चर्चाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है, महंगा वहां पर भी पड़ता है बच्चे का पढ़ना, और हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं तुलना करें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों का इस तरह से, छात्रों का इस तरह से पढ़ने के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाना, उसके पीछे क्या आपको वजह नजर आती है, क्या कारण दिखता है कि इतनी बड़ी तादाद में आज इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं? और यूक्रेन की बात तो फिलीपींस या जिस भी देश में बच्चे पढ़ने जाते हैं उसके पीछे मोटे तौर पर क्या कारण आपको दिखता है? देखिए, कुछ बात तो डॉक्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल मैं उसको एग्री करता हूँ। दूसरा जो मेन कारण है, हम लोग को थोड़ा सा हट के देखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एरियल व्यू से, ऊपर से जाके देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है देश में। देश में क्या हो रहा है कि किसी भी तरीके का कोई बदलाव, इनोवेशन या तो सरकारी तंत्र में या प्राइवेट, कहीं नहीं हो रहा है। एजुकेशन में हमेशा बदलाव होना चाहिए, एजुकेशन लिंक होनी चाहिए इंडस्ट्री से बराबर। तो हम लोगों का क्या है, हम लोगों का एजुकेशन का जो करिकुलम्स हैं, थोड़े पल के लिए रोकूंगा आपको, 2 दर्शक जुड़ गए, जरा उनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं, फिर आप ही के पास आ रहा हूं, शायद उनका भी कोई सवाल इसी तरीके का होगा। रणबीर मेरे साथ रोहतक से, नियमित दर्शक हमारे। रणबीर जी, स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, क्या है, हमारे देश में मेडिकल स्टूडेंट के लिए सीटें बहुत कम हैं, और जबकि हर जगह पर, हर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है। और अभी तो इतनी महंगी कर दी है मेडिकल पढ़ाई कि आम आदमी के लिए तो मेडिकल डॉक्टर बनना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, हमारे जो आरक्षण है इसमें भी, इसको डॉक्टर लाइन में और एजुकेशन लाइन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितने भी केस मिलते, पट्टी छोड़ दी, कैंची छोड़ दी, जो 40% 45% वाला एडमिशन मिल जाता है और 92%, 95% वाले को, 98 वाले को भी नंबर नहीं आता, तो कैंची छोड़ने वाले को एडमिशन मिलेगा भारत में? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, हमारे नेता हैं वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि जनता के ऊपर। आज इतने पढ़े लिखे बेरोजगार है कि पूछो ही मत, वो क्या करेंगे? वो सिर्फ लूट खसोट में घुसे हुए। डॉक्टर भी इस लाइन में आ चुके, एक बिजनेस बना दिया अभी डॉक्टरी को। जितने इसके बाप ने प्राइवेट हॉस्पिटल कर लिया, तो उसके बच्चे को डॉक्टर बनना, ये चाहे वो विदेश में जाके बने, चाहे कहीं भी जाके बने, तो आधे पैसे वाले चले जाते हैं। ये समस्या है। जी रणबीर जी, शुक्रिया, अपनी बात आपने रखी। एक दर्शक और मेरे साथ है, आरके कालिया अंबाला से। आरके जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। देखो माननीय भाई, बात ये है कि जो आपने जिम्मेदारी की बात कही, इसके लिए सारी सरकारें जिम्मेदार हैं। जी। देश में कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में पूरा ध्यान होना चाहिए, बाकी जो बातें वो बाद में होंगी। और बशीर बद्र की ये चाल है, आपको बताना चाहूंगा, मजबूरियां कुछ तो रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी बहुत चाहता है कि सच बोले, मगर क्या करें, हौसला नहीं होता, मगर क्या करें, हौसला नहीं होता। मेरे माननीय भाई बैठे हुए यहाँ पर, ये बहुत विद्वान है, बहुत बड़े आदमी है ये। एक आम आदमी क्या जिंदगी है, मैं आपको अपने जाती तौर से बताना चाहूंगा। जाती तौर से मेरी डॉटर, मेरी ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 95% मार्क्स, 95% मार्क्स इन +2। चंडीगढ़ में एडमिशन नहीं मिली, बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। इतनी इंटेलिजेंट लड़की, उसको कनाडा जाना पड़ा, कनाडा, वहाँ पे वो टॉप कर रही है। दूसरे डिप्लोमा हासिल किया है, +2 के बाद मेडिकल, उसका भी लॉ का डिप्लोमा हासिल किया, डिग्री अभी करने जा रही है वो। तो बताओ माँ बाप क्या करे? जी सब राजनेताओं की मेहरबानी है, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए, ये सरकार को थोड़ा सा आगाह करे, सरकार को अलर्ट करे। आम बच्चों का क्या भविष्य है यहाँ पर देश में, बताइए, कौन बच्चों को बाहर भेजता है? जी कालिया जी, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी का एक पक्ष होता है, उस पर काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। 2 दर्शक मेरे साथ जुड़े। मान साहब, आप दोनों को भी सुन रहे थे, उनका जो पक्ष आपने सुना, और साथ साथ आपसे मैंने जो सवाल किया उसको आप जरा पूरा करें। मैं अब कालिया साहब की बात से आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि दर्शकों को कुछ मिलना चाहिए हम लोग की चर्चाओं से। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, लेकिन इसमें मैं सरकार को ही अकेला दोषी नहीं मानता।
शिक्षा एक बहुत बड़ा स्तंभ है, सब कुछ चेंज कर सकता है। हमारे यहाँ शिक्षा पे ही कुछ नहीं हो रहा है, और उसके चारों ओर की जो चीजें हो रही हैं उस पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दे ही नहीं रहे। और उसकी वजह से एक कहावत है, इकोसिस्टम एक टर्म यूज की जाती है, वातावरण। हमारे यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो शिक्षा के परिवेश के लिए बन ही नहीं पा रहा है, वो बनता है फिर बिगड़ जाता है। तो और इसमें दोष हम मैं भी एक वो हूँ, क्या नाम से, पेरेंट्स हूँ। पेरेंट्स को भी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम लोग आज भी देखिए तो हमारे पास ऑप्शंस जो जॉब के या पढ़ाई के हैं वो पुराने ही जैसे हैं, कुछ नए नए आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। हम लोग उन पे दबाव डालते हैं कि आप इन्हीं चीजों में जाओ, मेडिकल में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, मैनेजमेंट में जाओ, जबकि दुनिया में हजारों तरीके की चीजें आ गई। ना तो हमारा शिक्षा कार्यक्रम वैसा बन रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, ना हमारी मानसिकता उसको सपोर्ट कर रही है कि, और उससे क्या हो रहा है कि सारा कुछ लिमिटेड हो जा रहा है। इतनी बड़ी जनसंख्या और ऑप्शन, हमारे पास 31,000 स्कूल हैं, वो कॉलेजेस हैं प्राइवेट, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये अब सोचिए कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। दूसरा, हमें शिक्षा का स्तर नापना भी नहीं आता। हमारे यहाँ क्या क्वालिटी एजुकेशन हो रही है। मैं कहीं पढ़ रहा था, लोग बता रहे थे कि भाई बाहर जाते हैं तो उसमें 7-8 चीजें उनको एक्स्ट्रा मिलती है, जैसे कि कल्चर, क्रॉस कल्चर उनको सीखने को मिलता है। उनको ये लगता है कि अब मैं किसी के साथ भी बात करूंगा, उनका कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाता है। ये जो चीजें हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स की बातें हम लोग करते हैं, वो हमारे यहाँ चर्चा ही नहीं आती। उसको हम लोग दूसरे नाम दे देते हैं कि वो अच्छा वोकेशनल कोर्स कर लो, जबकि वो सबसे जरूरी चीज है जो कैरियर को बढ़ाता है। उस पर हम लोगों के यहाँ रिसर्च पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों को रिसर्च पेपर्स लिखें, वो पेपर्स आपस में एक्सचेंज करें, इन सब चीजों पे बात नहीं हो रही। बस वही एक अध्ययन जो पुराना चला आ रहा है उसी की हम लोग बात करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ जी, जो माइंडसेट है और इकोसिस्टम है उसको चेंज करना। माइंडसेट है, इसको चेंज करने की जरूरत इसमें नजर आती है, और पुराना ढर्रा जिस पे हम चल रहे हैं उसको बदलने की जरूरत है। ये मान साहब बात करें। दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, शंभू दयाल है राजस्थान से। दयाल साहब, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, बोलिए। खबर फास्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस विषय को लाने के लिए। जी शुक्रिया। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को आसानी से बाहर नहीं भेजना चाहता, विशेष रूप से आज के इस वातावरण में जी। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, मजबूरियों के चलते ही अपने बच्चे को व्यक्ति बाहर भेजता है और मोटी पूंजी जो है खर्च करता है। इससे ज्यादा सस्ता अपने हिंदुस्तान में ट्रेनिंग लेना हो सकता है, लेकिन ये आरक्षण व्यवस्था जो है इसको मैं दोष देना चाहूंगा जी, कि इससे जो योग्यताएं हैं उनका नाश हो रहा है। इसलिए देश में समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए, जातिवादी व्यवस्था नहीं होके समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे ट्रेनिंग करने के बाद भी लोग बाहर जाते हैं जी, वो इसलिए कि यहाँ उनको मौका नहीं मिलता और विदेशों में उनकी बड़ी कीमत होती है जी। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय में समान नागरिक संहिता या समान कानून व्यवस्था हो, जिससे योग्यता को स्थान मिले, योग्यता को स्थान मिले, योग्यता को पहचान मिले, योग्यता को सम्मान मिले। ये शंभू दयाल जी कहना चाहते हैं। डॉक्टर सतपाल से जरा इसको मैं लेकर बात करना चाहूँगा। डॉक्टर सतपाल जी, जरा इस पर भी फोकस डालिए। और दूसरा एक सवाल किया था, एक दर्शक ने यह भी कहा कि ऐसे ही कोई माता पिता जो है अपने बच्चों को विदेश पढ़ने नहीं भेज देता, मजबूरियां रहती हैं, और उसके पीछे कुछ बातें मान साहब ने भी कही हैं कि हमारे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जब तक बदलेगा नहीं तब तक इसी तरह की परिस्थितियां बनी रहेंगी और सवाल उठते रहेंगे। जी, अभी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों ने बात रखी जिसमें ये बताया कि आरक्षण की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आज का विषय आरक्षण के लाभ और आरक्षण से होने वाली विभिन्न तरह की जो बातें हैं उनके ऊपर नहीं है, तो मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा। वो अपने अपने भावनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं। बाकी मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे आते हैं अलग अलग कोर्स में, उनको हम सब एक तरह की ट्रेनिंग देते हैं, एक तरीके का उनका परीक्षा होती है, और उसी के जो परिणाम होते हैं उस परिणाम के आधार पर बच्चों को हम वो डिग्री देते हैं। और उन बच्चों की जो परफॉर्मेंस है किसी भी तरीके से आरक्षण कहीं भी उनके ऐसा नहीं कि ये बच्चा आरक्षण से आया है तो ये बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जबकि इसका उल्टे और पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। कई बहुत बार अक्सर देखा गया है आरक्षण वाले बच्चों ने भी
टॉप किया है हमारे यहाँ पर, जिसके भी हमारे पास रिजल्ट भी हैं। तो हम उस विषय में ना जाते हुए, क्योंकि आज का मुद्दा जो है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम इस बात पे लौटते हैं। अभी साहब ने एक बात उठाई कि हमारा जो मेडिकल का फील्ड है इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की मैं सराहना करता हूं और कहता हूं, मेडिकल साइंस जो है इंडस्ट्री से जुड़ गया है। मेडिकल साइंस की इंडस्ट्री क्या है? हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल? प्राइवेट हॉस्पिटल। आज आप देखोगे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, मैं जानकारी दे रहा हूं, आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा हूं सर। हाँ, तो आजकल बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट बहुत से हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर आजकल डीएनबी कोर्स, जो एमबीबीएस के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, वो बड़े बड़े 100 या 100 से ज्यादा हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर आज हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो रहा है हमारे देश के अंदर। और ये तब हो रहा है क्योंकि पहले पीजी की सीटें बहुत कम होती थी, एमबीबीएस की सीटें ज्यादा होती थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें कम होती थी। तो इस चीज को इस तरीके से जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उसके साथ जोड़ के आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत से बच्चे एमबीबीएस पास करने के बाद वो डीएनबी कोर्स और इस तरीके के कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी एक और चीज, अभी एक बात उठी कि बाहर जो बच्चा जाता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, वो अच्छे तरीके से बोल लेता है, उसको यूं लगता है कि मैंने इस तरीके से किया। इसके साथ मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर जो नया एमबीबीएस का जो कॉम्पिटिटिव बेस जो हमारा कोर्स आया है, अभी सन 2000 से लागू हुआ, उसमें ये चीज स्पेशल रखी गई है, कम्युनिकेशन स्किल सिलेबस के अंदर है, और उसको हम फॉलो कर रहे हैं और हम देख रहे हैं हमारे बच्चे भी इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बातों को है ना रख पा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल से मैं आपको ले चलूंगा मेरे अपने एमबीबीएस के पीरियड के टाइम। बोलना चाहूंगा यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा, आशीष मान जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मुझे तो कार्यक्रम के समय को भी ध्यान में रखना है। बस साहब छोटा सा कर लूं। डॉक्टर साहब, मैं 2-3 चीजें यहाँ करेक्ट कर लूं बहुत क्विकली। पहली चीज, जो चीजें यहाँ होती हैं हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली, वो कार्यक्रम तो बनते हैं, उनके प्रोसेसेस नहीं बनते, ये आप भी मानेंगे। प्रोसेस क्या करते हैं, वो इंप्लीमेंट करते हैं। जब तक प्रोसेस नहीं बनेंगे वो कहानियां बन जाती हैं। तो हम लोग ये मान तो लेते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन वो कब हो रहा है, कौन उसकी ओनरशिप ले रहा है, ये सब चीजें नहीं होती। और इसी की वजह से हर चीज जो 10 साल में होनी चाहिए वो 40 साल में होती है, जो 5 साल में होनी चाहिए वो 20 साल में होती है। ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है सर, ये बहुत बड़ा, आप भी मानेंगे इस बार। जी चलिए, मैं दोनों खास मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और कार्यक्रम की समय सीमा के लिहाज से मुझे आपका आभार व्यक्त करना पड़ेगा, धन्यवाद आपका कहना पड़ेगा। बहुत आभार आपका मान साहब। सतपाल जी, आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज चर्चा इसी मसले को लेकर हम कर रहे थे कि जो छात्र मेडिकल या किसी अन्य तरह की पढ़ाई करने के लिए विदेश में जाते हैं तो उसमें जाने के पीछे कारण क्या है। तो इसको लेकर डॉक्टर सतपाल का कहना था कि जो फीस स्ट्रक्चर की बात हो रही है वो तो कोई कारण नहीं है, अभिभावकों का एक दबाव होता है, बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करानी है इसलिए वो वहाँ पर जाकर पढ़ाई करते हैं। खर्च की जहाँ तक बात आती है तो उतना ही खर्च वहाँ पर भी होता है, हिंदुस्तान में भी लगभग उतना ही हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की या फिर ज़्यादा इसके ऊपर कोई बहस का विषय ये नहीं बनता। लेकिन आशीष मान जी ने एक बात ज़रूर कही कि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है, और जितना बेहतर तरीके से हमारा स्ट्रक्चर शिक्षा का है, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, उसको अगर हम बहुत शार्प तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हम एक अच्छी आउटपुट की जो रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ तक पहुँच पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।